हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एड्स। आई एम मोनिका चौधरी और आज हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि है मनी एंड बैंकिंग। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे मनी के बारे में। एज आपको पता है मनी आजकल कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मनी है कहने के लिए। दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है पर वो सब चीज़ें हम खरीद सकते हैं बिकॉज ऑफ आर मनी। ठीक है, तो मनी की वजह जो मनी है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले कौन से सिस्टम फॉलो करते थे, जैसे अभी हम लोग पैसे देते हैं और चीज़ें खरीद लेते हैं, पहले कैसे करते थे, पहले किस तरीके का सिस्टम होता है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। मनी सप्लाई क्या होती है, इकोनॉमी में पैसा कैसे रहता है, कौन कौन पैसा प्रोड्यूस कर सकता है, कौन कौन पैसा कंट्रोल करता है, ये सब डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें या जो भी है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पहले हुआ करता था, जैसे अभी मेरे को कोई चीज़ खरीदनी है, मैं दुकान पे गई, मैंने पैसे दिए, उसने मुझे चीज़ दी, मैंने ले ली। मेरे पास कुछ चीज़ें मैंने वीट प्रोड्यूस कर अपने खेत में बेच दिए, मेरे को पैसे मिल गए। उन पैसों को मैंने जाके मार्केट में या मेरी जो ज़रूरत है मैंने उनको लिया, बाकी सेव करके रख दिया। तो अभी हमने मीडियम की तरह क्या यूज़ कर रहे हैं, पैसे, रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में रुपीज़, बाहर देशों में डॉलर या जो भी आप पाउंड बोलना चाहते हैं वो। ठीक है, पर पहले क्या होता था, पहले होता था बार्टर सिस्टम। इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बेसिकली मेरे को चीनी चाहिए और दूसरे बंदे को गेहूं चाहिए। ठीक है, तो मैं उसे गेहूं दूंगी, वो मुझे चीनी देगा। तो एक गुड्स के लिए दूसरा गुड देने को बोलते थे हम बार्टर सिस्टम। रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। पर अभी क्या होता है, अभी हम पैसे देते हैं हमें गुड्स मिलता है, या हम गुड्स देते हैं हमें पैसे मिलता है। बट पहले क्या होता था, हमने एक चीज़ को लेने के लिए दूसरी चीज़ को भी वही उसी टाइप की देनी पड़ती थी। बट ये थोड़ा डिफिकल्ट सा नहीं लग रहा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि यार मेरे पास चीनी है उसके पास गेहूं है, हम लोग कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो यही इसकी लिमिटेशन है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले देखेंगे बार्टर सिस्टम क्या आता है। इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स एंड वेयर इन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ बार्टर सिस्टम, जहाँ पर देयर इज डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उस इकोनॉमी को बोलते हैं C2C इकोनॉमी। वेयर C स्टैंड फॉर कमोडिटी, मतलब यहाँ पे C जो है कमोडिटी के लिए स्टैंड हो रहा है, यानी गुड्स के लिए स्टैंड हो रहा है। लाइक कुछ भी, wheat, rice, everything you can take, anything you can take. Okay, so C2C economy basically refers to the economy with the direct barter of goods and service. Okay, तो हमारी जो इनिशियल कंडीशन है, बार्टर सिस्टम कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। बार्टर सिस्टम एक ही कंडीशन पे एग्जिस्ट कर सकता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होती है हमारी रेफर्स टू द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर। उसको गेहूं चाहिए, मेरे पास, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कुछ सामान चाहिए, मेरे को चाहिए, मान लीजिए गेहूं चाहिए, सामने वाले बंदे के पास गेहूं है और उसको चाहिए चावल, मेरे पास है, तो हम एक दूसरे को दे सकते हैं, डायरेक्ट बार्टर हो गया, हमने खरीद लिया। अब मेरे को वो गेहूं चाहिए और सामने वाले को चीनी चाहिए और मेरे पास तो चावल है, चीनी है ही नहीं, तो उस केस में बार्टर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ये होती है कि जो उसको चाहिए वो मेरे पास है, जो मुझे चाहिए वो उसके पास है। तो ये जो इस टाइप का जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है वो कंपलसरी होता है बार्टर सिस्टम को एग्जिट करवाने के लिए। ठीक है, वरना बार्टर सिस्टम एग्जिट नहीं करेगा। ओके, देन विल टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। तो हम आगे बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक गुड दूसरे गुड को एक्सचेंज करते हैं, रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अनदर गुड। एक गुड के बदले में दूसरा गुड हम देते हैं। बट आपको पता है इसके बहुत सारी लिमिटेशन है, तभी हमारी मनी आई है वो लिमिटेशन को दूर करने के लिए। तो हम पढ़ते हैं उनकी क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। एज यू नो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, उन दोनों म्यूचुअल वांट को सेटिस्फाई करना, मतलब मेरे को भी जो मेरे को चाहिए वो उसके पास है, जो उसको चाहिए वो मेरे पास है, तो देन वी हैव द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। पर ज़्यादातर केसेस में या कभी कभी किसी भी आप कह सकते हैं, ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होती। मुझे चावल चाहिए, उसको गेहूँ चाहिए, पर मेरे पास गेहूँ नहीं है और उसके पास चावल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो डिमांड तो है ही नहीं ना, तो उस केस में बार्टर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। तो बेसिकली इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब ऐसा है ही नहीं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हो, कि यहाँ पे है कि हाँ हम लोग बार्टर सिस्टम को वर्क करवा सकते हैं। देन वी हैव लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आज हम किसी भी चीज़ को करते हैं, हमें पता है हम चावलों को तोलते हैं, हमें पता है हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं मीटर्स में, किलोग्राम में, पर पहले ऐसा नहीं था, बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे ए है, ए और बी है, ए बी को वीट दे रहा है और बी उसको चावल दे रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1 किलो वीट के लिए 1 किलो चावल चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, कितने चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो 1 किलो भी नहीं होता था। तो उस केस में क्या एक मुट्ठी चावल के लिए 1 मुट्ठी वो गेहूं चाहिए
और उनकी वैल्यू भी सेम नहीं होती थी। तो इस केस में इस चीज़ को दूर करने के लिए हमें मॉनेटरी एक्सचेंज की जरूरत है, जिससे हम इन चीज़ों को मनी से मेजर कर सके अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। यहाँ पे कोई कॉमन वैल्यू ही नहीं है, हम मेजर नहीं कर सकते कि जो एक क्वांटिटी में दे रहा है वो बी क्वांटिटी दोनों की सेम है। उस केस में एक पार्टी को डेफिनेटली लॉस होगा ही होगा, ठीक है। देन वी हैव लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, मतलब किसी ने बोरिंग्स ली है, किसी ने कर्जा लिया है, किसी भी चीज़ में कर्जा लिया है, अब उसको बाद में वो बोरिंग लौटानी है तो वो नहीं कर सकता। वाटर सिस्टम में बहुत दिक्कत आई। क्यों? पहली बात तो ये कि जैसे अगर उसने क्या कहते हैं, पहली बात उसने गेहूं ली और उन्हें उसका कर्ज चुकाना है, अब उसके खेत में तो चावल हुए, तो वो चावल जब करेगा तो हो सकता है जो पार्टी ने उसको आज जिस इंसान ने उसको कर्जा दिया वो चावल एक्सेप्ट करने से मना कर दे, ये चावल की वैल्यू उस टाइम कम हो जाए और ये चावल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए। कम इसलिए हो सकते हो बहुत लोगों ने प्रोड्यूस किया तो लोग उसको ठीक ठाक मतलब ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस केस में उसको लॉस हो सकता है। साथ में यहाँ पे ये भी इशू उठ सकता है कि उस इंसान को चावल नहीं चाहिए, उसने जैसे गेहूं में बोरेंस दी है तो उसे गेहूं में चाहिए, तो वो इंसान गेहूं कहाँ से लाएगा? अगर उसके पास उस केस में मनी होती तो वो डायरेक्टली अपनी बोरिंग मनी के थ्रू चुका सकता था या मनी ही ले सकता था उससे। तो इसीलिए बहुत ही दिक्कत है लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट के केस में। यहाँ पे लैक है बहुत ज़्यादा, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि किस तरीके से हम अपनी डिफर्ड पेमेंट से रुकी हुई पेमेंट्स को करेंगे। देन वी हैव लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब आज हमारे पास हमें कोई सेविंग करनी है तो हम क्या करते हैं, अपने बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बैंक में पैसे जमा करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, चीज़ें जमा नहीं करते। यहाँ तो पैसा है ही नहीं, यहाँ मनी है ही नहीं, यहाँ तो गुड्स के बदले गुड्स लिया जा रहा है। तो क्या आप गुड्स को जमा करके रख सकते हैं? कब तक? गेहूं को भी आप 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल रख सकते हैं? कभी ना कभी तो वो भी सड़ेंगे, कभी नहीं कभी तो चावल भी सड़ेंगे, फ्रूट्स सड़ेंगे, वेजिटेबल सड़ेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा का वो है लैक, बहुत ही स्टोर के लिए तो बहुत ही बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है कि मतलब इसको इतना टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट होगा, साथ में टाइम भी जाता है, पैसा भी वेस्ट होता है कि आपको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे और उसके बाद इसके खराब होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो जो इसके इतने सारे डिसएडवांटेज है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ अवार्ड बहुत जल्दी नहीं मिलती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ अवार्ड ज़्यादातर होता ही नहीं है, कॉमन मेजर है ही नहीं वैल्यू का, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट को करने में बहुत दिक्कत आती है, और साथ में हम इसमें कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते एज वेल्थ की तरह, कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। तो उन सबको जो लिमिटेशन को मिटाया, उस लिमिटेशन को हटाने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए हमने स्टार्ट करा मॉनेटरी एक्सचेंज। मॉनेटरी एक्सचेंज बेसिकली रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू मनी, मतलब मनी के थ्रू हम चीज़ें खरीद रहे हैं, मतलब हमें कुछ भी चाहिए, हमें फ्रूट्स चाहिए या हमें कुछ भी राशन चाहिए, हम लोग उसके थ्रू वो चीज़ ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, या हमारे पास वो चीज़ है तो उसके लिए हमें पैसा मिल रहा है। तो वो जो एक्सचेंज थ्रू मनी हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि ये सब जितने भी डिसएडवांटेज है उनको वो ओवरकम कर रहा है, या उनका एक ही सोल्यूशन है, वो है मनी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मनी होता क्या है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड फॉर स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स। मतलब मनी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप कुछ भी खरीदने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें पैसे अपनी वेल्थ स्टोर कर सकते हैं, आप उससे अपनी बोरिंग्स चुका सकते हैं, और साथ में कॉमन मेजर भी है, मतलब मनी के बदले मनी दी जा सकती है। कॉमन मेजर मतलब सब लोग के पास सब लोग उसी के थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे, तो एक कॉमन चीज़ है जो हम लोग कॉइन्स यूज़ करते हैं, नोट्स यूज़ करते हैं, वो सब एक कैटेगरी में आते हैं जिसे बोलते हैं मनी। तो जो जितने भी बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन थी या जो उसकी जितनी भी लिमिटेशन थी उन सबको हम ओवरकम कर रहे हैं थ्रू मॉनेटरी एक्सचेंज, जो कि मनी के थ्रू किया जाता है। तो हमने समझ लिया मनी किस किस चीज़ों को ओवरकम कर रही है, वहाँ को वो हमारा एक्सचेंज ऑफ मीडियम भी बन रही है, उसमें हम अपनी वेल्थ भी स्टोर कर सकते हैं, अपनी बोरिंग्स भी चुका सकते हैं, और साथ में हमारे पास ये कॉमन मेजर है एक्सचेंज करने का। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़े कि मनी के क्या एडवांटेज है, बार्टर सिस्टम के क्या डिसएडवांटेज है। अब हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मनी सप्लाई की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक है, और यूजुअली इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन इकोनॉमी। बेसिकली इट टेल्स कि हमारी इकोनॉमी में करंटली एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में कितना पैसा है, वो जो हमारे को टोटल अमाउंट बताती है उसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ठीक है, ऐसे जैसे आपको दिख रहा है, हम डेफिनेशन में जब बात करें तो हम कर रहे हैं द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
सो हमें जब हम इसके बारे में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। बेसिकली स्टॉक वो वेरिएबल्स होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जो एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। तो हमारी मनी सप्लाई भी एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है कि मतलब मुझे आज बताना है कि अभी इसी वक्त या इस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी इकॉनमी में कितना पैसा है। तो हमारा जो मनी सप्लाई है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इट इज कंसर्न विद अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स ओनली द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। मतलब ये खाली उतना ही इंक्लूड करता है जितनी मनी पब्लिक एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हेल्ड कर रही है या उसके पास है। पब्लिक या फिर जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर होते हैं, मनी यूजिंग सेक्टर होते हैं, जो मनी यूज करते हैं। एक सेक्टर होता है जो मनी क्रिएट करता है। तो मनी यूजिंग सेक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो बिजनेस फर्म्स होती है जो मनी यूज करती हैं और साथ में पब्लिक, क्योंकि उन्हें अपनी जनरल एक्टिविटी, रोजाना की एक्टिविटीज है या उन्हें जो भी काम है उसके लिए उन्हें मनी तो चाहिए। तो वो दे आर द मनी यूजिंग सेक्टर। और दूसरे मनी क्रिएटिंग सेक्टर कौन थे? बैंकिंग सिस्टम, जो मनी को बनाते हैं, मनी क्रिएशन करते हैं, और साथ में गवर्नमेंट। ये दो सेक्टर होते हैं जो मनी को हमारी को बनाते हैं। और बाकी बिजनेस फर्म और इंडिविजुअल, हम जैसे लोग, मेरे जैसे, आपके जैसे जितने भी लोग हैं, हम सब क्या करते हैं? मनी को यूज करते हैं। तो वी आर मनी यूजिंग सेक्टर। तो जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो जो उसके अंदर हम टोटल अमाउंट इंक्लूड करते हैं पैसे का एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम इंक्लूड करते हैं टू बी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली। मतलब खाली वो पैसा मनी यूजिंग सेक्टर का ही है, खाली उसमें पैसा जो मनी मेरे पास, इंडिविजुअल के पास है पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, या कुछ भी कह लीजिए आप, एक छोटे से प्लेस भी ले लीजिए, तो मेरे पे कितना है एक पार्टिकुलर इकोनॉमी में, और बिजनेस फर्म के पास कितना है, उतने पैसे को हम टोटल करेंगे एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और उसे निकालेंगे, तो उसे हम बोलेंगे मनी सप्लाई। यहाँ पे जो पैसा बैंकिंग सिस्टम के पास है, बैंक के पास है, गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम उसे इंक्लूड इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक्चुअल सर्कुलेशन में कभी आता ही नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमी में अभी है ही नहीं, वो इकोनॉमी में चल ही नहीं रहा है। मतलब सर्कुलेशन मतलब एक इकोनॉमी में चल रहा हो, इकोनॉमी में उसका यूज हो रहा हो, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये पैसा इकोनॉमी में यूज हो रहा है, तो ये इकोनॉमी में इंक्लूड होना चाहिए, मनी सप्लाई में इंक्लूड होना चाहिए। बट नहीं, जो पैसा इंडिविजुअल, क्योंकि मैं खरीद रही हूँ, ले रही हूँ, दे रही हूँ, बिजनेस में बिजनेस कर रही है, तो उस केस में वो मनी को यूज कर रही है और सर्कुलेशन में एक्चुअली में है। पर जो पैसा बैंकिंग सिस्टम्स के पास है, वो लोग उनके बैंकों में बंद है, और गवर्नमेंट के पास है, वो पैसा एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं है, इसलिए हम उसे मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। Basically, money supply refers to the total amount of money held by the public at a particular point of time in an economy। एक बार में जितना पैसा भी है इकोनॉमी के अंदर, जो कि बेसिकली मनी यूजिंग सेक्टर के थ्रू है, क्योंकि वो एक्चुअल सर्कुलेशन में है, इसीलिए उस सारे पैसे को जो हम कैलकुलेट करेंगे एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हमें मनी सप्लाई मिलेगी। तो हमें सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहली बात तो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्यों है रीजन पूछा जा सकता है, क्योंकि इट इज कंसर्न और रिलेटेड विद अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स ओनली द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। खाली पब्लिक यानी जो मनी यूजिंग सेक्टर है, उनके पास जो मनी है, खाली ये सब वही इंक्लूड करता है। ठीक है, तो हमें इन दो बातों का, जब भी हम मनी सप्लाई पढ़ेंगे या लिखेंगे आंसर में, तो इन दो बातों का आप लोग स्पेसिफिकली बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कवर किया बार्टर सिस्टम क्या होता है, C2C इकोनॉमी क्या होती है, उसकी लिमिटेशन क्या है, मॉनेटरी एक्सचेंज क्या है, मनी क्या होता है, उसके बाद में मनी सप्लाई क्या होता है, उसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, वो कैसे स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्या क्या होता है मनी यूजिंग सेक्टर, मनी क्रिएटिंग सेक्टर। हमने आज इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है या पूछना है कि हम इसके आंसर किस तरीके से लिखें, या कुछ भी रिलेटेड जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाया, कि आपको कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।